आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2। ये पेपर 2 का चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का ये भाग 3 है। इससे पहले भाग 2 तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर उसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज ही हम लोग का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसको अंत तक देखते रहिए। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये जो नाम ही है रोमन साम्राज्य का पतन, ये चैप्टर का नाम है। आज ये हम लोग समझेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, राजा का जीवन कैसे उस समय था, लोगों का जीवन कैसे था जब ये रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। इसके बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे, आप इसको अंत तक देखते रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रोम के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने जाना था, रोम की स्थापना रोमुलस ने किया था। अब स्थापना का मतलब, इससे पहले क्या रोमुलस के पहले रोम नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन उसका नाम रोम नहीं था। इसके नाम पर ही रोम नाम रखा गया। और ये रोमुलस और रीमस के बारे में अच्छा सा कहानी हम सुनाए थे। कौन सा कहानी था कि कैसे इनका भरण पोषण हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में बहुत अच्छा से हम समझा दिए हैं। और इसके बाद हम ये बात पढ़ रहे थे कि रोमुलस और रीमस के बाद ये तो रोमुलस राजा बना, उसके बाद और भी कई राजा आए और यहाँ पर राजतंत्रात्मक युग चला, फिर गणतंत्रात्मक युग चला, फिर साम्राज्यिक युग। यहाँ पर ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी होगा। यहाँ पर क्या होगा? ईस्वी तक ये युग चला। तो फिर ये कैसे, मतलब इसका जो युग था यहाँ तक, साम्राज्यिक युग के बाद ये धीरे धीरे, ये लगभग 5वीं शताब्दी आ गई थी। 5वीं शताब्दी में धीरे धीरे ये पतन कैसे होने लगा। यहाँ पर 5वीं शताब्दी आ गई है, तो ये 5वीं शताब्दी में धीरे धीरे इसका पतन कैसे होने लगा, इसी के बारे में पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। और जूलियस सीजर नाम के एक राजा के बारे में पढ़ लेते हैं। और देखिए बीच में और भी बहुत सारे राजा है, लेकिन राजा के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है इसके साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो पतन थोड़ा सा उत्कर्ष हम लोगों ने तो पढ़ लिया, कैसे उत्कर्ष हुआ, क्या हुआ। अब देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। ये एक पॉइंट ध्यान से देखते रहिएगा। पतन रोमन साम्राज्य के पतन के कई प्रमुख कारण है। कई प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला नंबर कारण क्या करेंगे? राजा का विलासितापूर्ण जीवन। अब जिनको विलासितापूर्ण जीवन का मतलब नहीं पता, उसको थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं, नहीं तो थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए विलासितापूर्ण जीवन का मतलब एकदम सुख चैन की जिंदगी। अब सुख चैन की जिंदगी सभी लोग जीते हैं, लेकिन एक हद में रहता है। अब विलासितापूर्ण जीवन का मतलब जो मन किया वो किए। अगर कितना भी धन खर्च हो, कैसा मन करेगा तो नया महल बनवाएंगे, मन करेगा तो ये करेंगे, मन करेगा तो कोई सा भी चीज, दुनिया का जो भी चीज़ है वो उसका उपयोग हम करेंगे। दुनिया का जो भी खराब चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, हमारा मन जो कर दिया वो करेंगे। इसी को विलासितापूर्ण जीवन कहते हैं। एकदम सुख चैन से जिंदगी को बीतना, वही होता है विलासितापूर्ण जीवन। अब क्या होगा इसमें थोड़ा समझिए। आपको हर पॉइंट समझते जाइए। आप मन हो तो थोड़ा धीरे धीरे नोट्स भी बनाते रहिएगा। इसमें विलासितापूर्ण जीवन क्या हुआ, राजा का धीरे धीरे जीवन विलासितापूर्ण होने लगा। क्योंकि जब आप देखे थे कि जूलियस सीजर शासक था, उस समय रोमन साम्राज्य बहुत विस्तृत हो चुका था। इससे पहले एक और बात समझिए। रोमन साम्राज्य जो था, धीरे धीरे यहाँ पर इस युग में, ये युग आते आते ये रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया। एगो पूर्वी रोमन साम्राज्य, एगो पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, ये बहुत दिनों तक चला। 1400 लगभग 53 ईस्वी तक ये चला, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य। मतलब उसका अंश धीरे धीरे बचे रहे, लेकिन इसका पतन, इन दोनों का पतन हो ही गया था। बस अंश 1453 ईस्वी तक बचे रहे। वहाँ पर 1453 में भी वो भी समाप्त हो गया। लेकिन इससे पहले रोमन साम्राज्य पूरी तरह से धीरे धीरे एकदम पतन के कगार पर धीरे धीरे होता गया। और थोड़ा बहुत बचे हुए थे, बस हल्का सा बचे हुए थे। वहाँ 1453 ईस्वी तक बचे हुए थे ये लोग। लेकिन पश्चिमी का तो बढ़िया से काम खत्म हो गया पहले ही, 5वीं शताब्दी के आसपास ही वो उनका काम खत्म हो गया। तो ये कैसे हुआ रोमन साम्राज्य के पतन के, आपको कारण लिखने के लिए आ जाएगा। तो कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले राजा का विलासितापूर्ण जीवन। धीरे धीरे राजा का जो जीवन है वो विलासितापूर्ण होने लगा, क्योंकि इनका साम्राज्य विस्तार बहुत अधिक हो गया था। और साम्राज्य विस्तार अधिक होने के कारण इनको कर बहुत ज़्यादा मिलने लगे थे। और कर मिलने के कारण राजा का जीवन अब विलासितापूर्ण होने लगा था। और राजा के दरबार में चापलूसों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। जो भी धनी वर्ग के लोग रहते थे वही राजा के करीब में रहते थे। और राजा जो थे, यहाँ पर
राजा जो थे अपना जीवन एकदम विलासितापूर्ण बिताने लगे थे और जितनी भी महंगी महंगी वस्तुएं हैं उनका उपयोग करने लगे थे। अगर वो वस्तुएं अपने देश में ना होकर दूसरे देशों में भी है तो वहां से भी वो वस्तुएं मंगाई जाती थी, जिसके कारण राज्य का बहुत अधिक धन खर्च होता था। वो धन किसी और चीज पर खर्च होने की बजाय ये राजा पर खर्च होता था और इसका सबसे अधिक प्रभाव सैन्य तंत्रों पर पड़ा, क्योंकि सैन्य व्यवस्था पर, सेना पर जो पैसे खर्च होने चाहिए थे वो सेना पर खर्च नहीं हुए और वो राजा के जीवन पर खर्च हो रहे थे, जिसके कारण सैनिक व्यवस्था पूरी तरीके से डगमगाने लगी। अब सैन्य व्यवस्था इस हालत में नहीं रह पा रहे थे कि वो दूसरे देशों पर आक्रमण करके उनको अपने साम्राज्य में मिला सके, बल्कि वो इतने कमजोर अब होने लगे थे कि अपने देश की रक्षा करने के लिए भी उनको सोचना पड़ता था। अपने देश की रक्षा करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी और हथियारों की कमी होने लगी। लेकिन राजा के विलासितापूर्ण जीवन में कोई कमी नहीं हुआ। समझ लीजिए कि विलासितापूर्ण जीवन ऐसा था इनका, इस यहाँ के राजा का, कि कोई भी विदेश में कोई भी चीज दिख गया कि हाँ ये विदेश में इतना बढ़िया चीज है, बस इनको था कि वो आना चाहिए, कितना भी धन खर्च हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको ये तो खुद से थोड़े काम करना पड़ता था। ये सब कौन काम करता था? कुल जितने भी इनके पास धन इकट्ठा होते थे कौन करता था? सब जनता द्वारा ही धन कर इकट्ठा किए जाते थे और कर इकट्ठा करके अपने घूम रहे हैं, मतलब अपने जो जीवन है वो विलासितापूर्ण जीवन बिताया जा रहा है, जिसके कारण राजा का जब ध्यान सिर्फ अपने महल में रहेगा, मान लीजिए ये महल हो गया, और राजा का ध्यान सिर्फ महल में रहेगा, मनोरंजन वाले में रहेगा। आपको पता भी है राजा के महल में पहले क्या चलता था, कौन कौन सी तरह से मनोरंजन हुआ करते थे। तो राजा महल से बाहर निकलेंगे नहीं तो बताइए क्या होगा राज्य में? सारे कर्मचारी, सैनिक सब अपनी मनमानी करेंगे कि ना करेंगे? सभी लोग अपनी मनमानी बिल्कुल करेंगे। और जो धन कृषि पर भी खर्च होने चाहिए थे, क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो रीढ़ की हड्डी साबित होता था वो होता था कृषि। और कृषि पर ही आप ध्यान ना दीजिए, किसानों को तो कोनो समझ लीजिए कुछ ही समझते ही नहीं थे, किसान को कुछ नहीं समझते थे। ये विलासितापूर्ण जीवन पहला हो गया कि हाँ राजा का विलासितापूर्ण जीवन था और बाहर से भी वस्तुएं मंगाई जाती थी राजा के उपभोग के लिए। दूसरा बात है, दूसरा पॉइंट क्या समझना है, कृषि में अवनति। कृषि में अवनति, अवनति, कृषि में अवनति। अब कृषि में अवनति या ऐसे भी समझ लीजिए कृषि में बहुत तरह की समस्याएं आने लगी, कृषि मतलब खराब होने लगा। अब कृषि में अवनति कैसे हुआ? किसानों को राजा द्वारा बात नहीं सुना जाता था और जो भी कृषि पर धन खर्च करने चाहिए थे वो सारे धन रोक दिए गए थे। क्योंकि पहले देखिए राजा द्वारा भी इस समय जैसे कृषि पर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। जब बजट आता है तो आप देखते होंगे कि जो वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है जब, तो उस समय वित्त मंत्री द्वारा बताया जाता है कि हम कृषि पर इतना खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पर इतना खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर इतना खर्च कर रहे हैं, इस पर इतना खर्च करेंगे, इस पर इतना खर्च करेंगे, सब होता है। ठीक उस समय भी कृषि पर भी खर्च किया जाता था। लेकिन अगर ऐसा हो कि वित्त मंत्री ने घोषणा कर दिया कि हम एजुकेशन सेक्टर में इतना पैसा देंगे, और वित्त मंत्री घोषणा करके उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, क्या कर लीजिएगा? तो बताइए एजुकेशन सिस्टम पूरा डगमगा जाएगा कि ना डगमगा जाएगा? एजुकेशन हो पाएगा? टीचर पढ़ाना छोड़ देंगे, किताबें नहीं रह पाएंगी, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रह पाएगा, जो भी मतलब जो भी उपयोग की जो वस्तुएं स्कूल में रह पाएंगी, नहीं रह पाएंगे, पूरी तरह से खराब हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था। ठीक वैसे ही यहाँ पर कृषि में अवनति आने लगी। क्या होने लगा कि कृषि में जो भी पैसे खर्च करने चाहिए थे नहरों को बनवाने में, या नई तरह के फसलों को मान लीजिए कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, या और भी बहुत सारी चीज़ें बाहर से विदेशों से कुछ जो भी दवाइयाँ मंगाई जाने वाली थी, ये राजा का बिल्कुल ध्यान नहीं था। जब भी किसान जाते थे कहते थे कि ये महलों में जब राजा के जाते थे और कहते थे कि हमारे फसलें खराब हो रही हैं, कीड़े लग रहे हैं, तो अब कीड़े लग रहे थे इस समय के तो जैसा है नहीं कि दवा दुकान पर जाइए और दवा लेकर आइए। पहले का उस समय क्या था, ऐसा था कि जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई भी जाती थी वो दूसरे देशों से, यहाँ पर रोमन साम्राज्य में ना होकर दूसरे देशों से मंगाई जाती थी। जब तक राजा परमिशन नहीं देंगे तब तक वो दवाइयाँ आती भी नहीं थी। अब नहीं आती थी तो समझ लीजिए कि उनके फसलों पर जो भी होना होता था, कीड़े लगने होते थे, फसलें खराब होने वाली होती थी, सब होता था। कृषि पर बिल्कुल पैसा खर्च नहीं, कृषि पर राजा का बिल्कुल ध्यान नहीं, किसान के कोनो भावे नहीं देते थे ये लोग, समझ लीजिए किसान को। जबकि इनको ये नहीं पता था कि सबसे ज़्यादा टैक्स इनको कृषि से ही आता था। कृषि की हालत ख़राब होने लगी। अब कृषि की हालत ख़राब और क्या था, जैसे मान लीजिए नहरों,
नहरों की फसलों की सिंचाई करने के लिए नहरों का भी निर्माण करवाना होता था। मान लीजिए, या नहर पहले से भी निर्माण है तो उनको उनका पुनः निर्माण नहरों का करवाना होता था। कहीं नहर टूट गए हैं, फिर नहरों का साफ सफाई करवाना होता था। ये सब जिम्मेवारी किसकी होती थी? राजा की। जबकि ये नहरों का ना निर्माण पुनः निर्माण नहीं करवाइएगा। नहर कहीं पर टूटा हुआ है, मान लीजिए ये नहर यहाँ से जा रहा है, इधर से नहर जा रहा है और पता चला बीच में ही टूट गया, तो सारा पानी तो इधर ही चला जाएगा, आगे वाले किसानों को पानी नहीं मिलेगा। तो क्या फसलें हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर इसी तरह कृषि में अवनति आने लगा, कृषि जो थी वो एकदम खराब होने लगी। और एक बात क्या था, इतना कुछ तबाही मची रहा था। आप कुछ समझ रहे हैं? कोई भी बड़ा चीज नष्ट जब होता है ना, तो एक कारण से नहीं होता, उसके पीछे कई कारण होते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां हुई होती है, तब वो नष्ट हो जाता है। ये मत सोचिए कि इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना जल्दी कैसे नष्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कृषि में और एक दिक्कत क्या थी, राजा हो गए थे, विलासितापूर्ण जीवन राजा का। तो बताइए, राजा के दरबार में रहने वाले विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे कि नहीं जिएंगे? बिल्कुल जिएंगे। राजा के आसपास वाले लोग बिल्कुल जिएंगे विलासितापूर्ण जीवन। राजा अपनी मनमानी कर रहे थे, ये लोग भी अपनी मनमानी करने लगते थे। जब घर का जो मुखिया होगा वही मनमानी करेगा, तो बाकी सदस्य मनमानी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो तो और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे उनसे। क्या होने लगा था कि राजा के जो महल थे, राजा के तो मान लीजिए राजा ऐसे महलों में रहा करते थे, राजा के आदेश पर और बहुत सारे महल बनाए जाने लगे। क्या किए जाने लगा? ये वो तो पैसा की कमी है, ऊपर से और ज़्यादा महल बनाए जाने लगे। राजा को ये नहीं था कि अरे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है पैसा की, बस राजा को और ज़्यादा महल चाहिए होते विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए। और राजा के आसपास वाले लोगों को था कि राजा इस महल में रहे तो हम उस महल में रहे। राजा के आदेश पर ही बनवा दिया जाता था कि जाओ महल बनाओ। और बहुत ज़्यादा मात्रा में भवनों का निर्माण किए जाने लगा। जब भवन के निर्माण किए जाने लगे तो दो तीन गो काम था। इनकी एगो तो ज़मीनें छीन ली जाती थी, किसानों की ज़मीनें छीन ली जाती थी, वहाँ पर महल बनाते थे। दूसरा बात, जो कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, उस समय तो मशीन थे नहीं कि मशीनों को लगाकर कृषि वाला काम करवा लिया जाए, फसलों की कटाई की कर दी जाए, या फसल जब लगाने हैं तो मशीन द्वारा फसलों को लगा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सारे काम इंसानों द्वारा ही किए जाते थे। तो जितने भी मजदूर थे, मजदूरों को राजा के लोग उठा लेते थे यहाँ से। कहाँ से? अब मजदूर, किसानों को तो चाहिए ना मजदूर, जबकि मजदूर चाहिए किसानों को, और राजा के लोग यहाँ से मजदूरें उठा लेते थे। किसान का परिवार कितना होगा? मान लीजिए कोई भी किसान 20 एकड़ 30 एकड़ खेती किया है और उसके परिवार में 4-5 गो सदस्य है, तो 4-5 गो सदस्य से 20 एकड़ का खेती संभल जाएगा? बिल्कुल नहीं, वहाँ पर मजदूर लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन मजदूर कौन उठा कर लेकर जाते थे? राजा के लोग। और राजा के लोग यहाँ से मजदूर उठा कर लेकर जाने लगे और अपना महल का जो निर्माण करवाते थे उसमें मजदूरों को लगाने लगे। महलों का निर्माण होने लगा और मजदूरों को उसी में लगाने लगे। एगो तो किसान का जमीन छीन लेते थे और वहाँ पर महल बनाते थे, और दूसरा इनका ये मजदूरों को भी छीन लिया और कहाँ पर लेकर जाने लगे? ये अपने महल बनाने में। यही कहा जाता है कि देखिए, आप राजा हैं तो आपको पूरा ध्यान रखना है ना, नहीं रखेंगे तो पूरा अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा। एगो अपना तो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, कृषि का भी हालत खराब कर दिए हैं, आप ही की वजह से कृषि का हालत खराब हो गया है। और कृषि में यही जितने भी मजदूर थे, यहाँ से मजदूरों को उठा लिए, तो मजदूर जब उठा लिए तो फसलों का नुकसान होने लगा और कृषि की हालत ख़राब हो गई। जब कृषि की हालत ख़राब हुई तो जो यहाँ से जो भी फसलें जाती थी, और मान लो कि मान लीजिए आप लोग कि यहाँ से कोई कुछ भी उत्पादन करके और दूसरे देशों में बेचा जाता था, और वहाँ से विदेशी मुद्राएं आती थी। मुद्राएं मतलब सोना चांदी की जो मुद्राएं होती थी, या तांबे की भी मुद्राएं होती थी, तो उस समय मुद्रा में व्यापार होने लगे थे, तो मुद्राएं आती थी। तो क्या होता था, मुद्राएं आती थी तो जो राज्य का धन है वो बढ़ता था और राज्य थोड़ा धनी होता था। लेकिन अब क्या हुआ, ना फसलें जा रही हैं, ना उधर से मुद्राएं आ रहा है, और जितने भी यहाँ पर मुद्राएं संचित है वो सब राजा खर्च कर रहे हैं अपने विलासितापूर्ण जीवन में, दूसरे देशों में मुद्राएं दे रहे हैं और वहाँ से विलासिता वाला चीज़ क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर धन की कमी होगी कि नहीं होगी? धन के संकट होने लगा और व्यापार मतलब पूरी तरह से नष्ट होने लगे। जो व्यापार थे, व्यापार व्यापार नष्ट होने लगे। ध्यान रखिएगा, व्यापार नष्ट होने लगा। और वे व्यापार कैसे नष्ट होने लगे? नष्ट इस तरह से होने लगे कि जो भी किसान फसलें उपजाते थे, तो इन फसलों के माध्यम से ही, इन फसलों का ही जो व्यापारी होते थे वो विदेशों में बेचते थे। साथ में ही कुछ कल कारखाने लगाए गए होते थे, तो कल कारखानों में भी कुछ छोटे मोटे मान लीजिए बर्तन बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला, ये सब लगाए हुए थे।
तो ये सब बनाकर भी अन्य देशों में ले जाकर बेचते थे। लेकिन ये राजा के लोग मजदूरों को उठा लिए यहाँ से भी मजदूरों को उठवा लिए थे, क्योंकि महल बनाने में आपको पता है ना कितने मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो ये सब मजदूरों को उठा लिए थे। व्यापार पूरी तरीका से मतलब प्रभावित हुआ, और ऐसे प्रभावित हुआ कि व्यापारों का भी हालत, मतलब व्यापारियों का भी हालत खराब हुआ। जब इन सब का हालत खराब हो रहा था तो राजा के पास अब टैक्स नहीं पहुंच रहे थे, तो राजा और गुस्सा में होकर और ज़्यादा टैक्स बढ़ा रहे थे। अरे टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, जब इन्हीं का हालत खराब है कहाँ से टैक्स देंगे। अगर मान लीजिए कोई किसान का हालत खराब है और उसको कहिए कि टैक्स देने के लिए, तो कहाँ से टैक्स देगा। आप एक काम कीजिए, आप उसका जीवन बेहतर कीजिए, उसके बाद टैक्स लगाइए। अगर 100 रुपया कमाएगा तो 10 रुपया आपको देने में दिक्कत नहीं है। अब वो 10 रुपये कमाए, उसके बाद आप लगा दीजिए कि तुमको 20 रुपया देना है। कहाँ से देगा वो 20 रुपया। 10 रुपया कमा रहा है, 20 रुपया आपको कहाँ से देगा। अगर वो खुद 200 रुपया कमाएगा तो आपको 20 रुपया देने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसा काम करेंगे तब ना, राजा को ही सब कुछ करना पड़ता है ना। राजा की ये जिम्मेवारी होती है कि वो अपने समस्त नागरिकों को लिए रोजगार उपलब्ध करवाए। जैसे अभी हम लोग रह रहे हैं ना देश में, तो जो लीडर होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि अपने समस्त नागरिकों को, जो भी रोजगार करने वाले नागरिक हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाएं। ये राज्य की जिम्मेवारी होती है। यहाँ पर भी वो राजा की जिम्मेवारी थी, लेकिन राजा और रोजगार उपलब्ध करवाना क्या, और रोजगार यहाँ से छीन ही रहे थे। आगे बढ़ते हैं। व्यापारों का भी काम खत्म हुआ। और सैनिक तंत्र की निरंकुशता। अब सैनिक तंत्रों में निरंकुशता कैसे बढ़ने लगी। सैनिक जो थे एकदम छुट्टा घूमते थे, छुट्टा जानवर की तरह, एकदम किसी के भी घर में घुस जाते थे, कुछ भी कर देते। समझ लो कुछ भी का मतलब कुछ भी। उस समय, इस समय सोशल मीडिया है, अगर कोई भी कुछ भी करता है, कोई भी कुछ भी करता है, कोई भी सरकारी विभाग का कोई भी आदमी हो और कुछ भी उल्टा पुल्टा गलत करता है, तो इस समय लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। वो सरकार तक बात पहुंच जाता है कि देखिए आपके लोग ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसको तुरंत हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सब ऑफलाइन चल रहा था, उस समय सब ऑफलाइन चल रहा था। और सैनिक राज्य में घूम घूम कर ये सब उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे थे लोगों के साथ, जनता के साथ। अब ये सैनिकों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई थी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि राजा ही खुद विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था, तो सैनिक नहीं बिगड़ेंगे। राजा अगर ताकतवर है तो सैनिकों की हिम्मत होगा कि किसी जनता के साथ कुछ भी कर दे। बिल्कुल नहीं। राजा ही जब बिगड़ा हुआ है तो बताइए सैनिक नहीं बिगड़ जाएंगे। मतलब कुछ भी कर देते थे, राज्य में घुसकर पूरी तरह से तबाही मचाते थे। अपने राज्य में, समझ लीजिए अपने राज्य, अपने लोगों को ही नहीं छोड़ते थे ये लोग। ये कभी मान लीजिए कोई टैक्स नहीं दिया तो उसको घर में घुस गए और कुछ भी कर लिए। मान लीजिए 4 को सदस्य है तो 2 को सदस्य को उठा लिए घर से और उठा कर ले जाकर अपने काम में करवाने लगे, यहाँ पर दास बना लिए। मान लीजिए टैक्स नहीं दिया तो उसको घर के लोगों को उठा लीजिएगा। ये ऐसे ही काम करते थे सैनिक, उठा लेते थे घर के लोगों को। लो, पता चला कि 4 के फैमिली 2 हो गई, अगले बार आएंगे 2 का फैमिली 1 और नहीं बचेगा। समझ लीजिए ऐसा ही हाल करते थे। तो बताइए ये तो अत वाला एकदम काम हो गया ना। तो बताइए जनता ये विद्रोह करेगी कि ना करेगी। आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ, विदेशी आक्रमण बढ़ गए। विदेशी आक्रमण बढ़ गए। विदेशी आक्रमण बढ़ गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्यों विदेशी आक्रमण बढ़े होंगे। विदेशी आक्रमण बढ़ गए। अब विदेशी आक्रमण जो ईरान वाले थे और भी आसपास वाले जो क्षेत्र के थे, वो सब आक्रमण करने लगे रोमन साम्राज्य पर। अब रोमन साम्राज्य पर आक्रमण क्यों करने, क्योंकि पहले जो रोमन साम्राज्य के जो खतरनाक शासक जैसे जूलियस सीजर हो गया और अगस्टस हो गया, ये सब जो शासक थे उस समय बहुत मतलब तबाही मचाए थे ये लोग। इतना तबाही मचा दिए थे ये लोग, सारे देशों में घूम घूम कर पीट रहे थे दूसरे देशों के लोगों को। ये सब जूलियस सीजर ये सब कब्जा कर रहे थे। तो बताइए उसके जो पीढ़ी वाले हैं वो सब याद रखेंगे नहीं रखेंगे, कैसे हमारे देश में तुम लोग घुस कर मारे थे। अब तुम कमजोर पड़ रहे हो इस समय तो तुम्हें घुस कर मारेंगे, सीधी सी बात है। जैसे उस समय रोमन साम्राज्य था, आप ताकतवर थे, ताकत था आपके पास में, ताकत था तो आप दूसरे देशों के लोगों को घुस कर पीट देते थे और अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। अब ये लोग जो देख रहे हैं कि आप अब कमजोर पड़ रहे हैं, आपके राजा विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, आपका कृषि का हालत खराब है, सैनिक तंत्र का हालत खराब है, व्यापार नष्ट होने लगा, ये घुस कर मारेंगे कि ना मारेंगे। बिल्कुल मारेंगे, क्या कि आप मारे हैं तो ये भी मारेंगे। अब ऐसे भी नहीं भी मारे होते तो भी ये मारते, क्योंकि ये पता है कि जब किसी भी राज्य का हालत खराब होता है ना तो पड़ोसी जो होते हैं पहले हमला कर देते हैं कि ये तो कमजोर पड़ा है, इसी समय इसको हरा देना सही रहेगा। तो यही होता है। पूरा विदेशी आक्रमण होने लगे, आसपास वाले जितने भी क्षेत्र थे सब आक्रमण करने लगे और कुल राजा का विलासितापूर्ण जीवन भूल गया। थोड़ी देर में
5वीं शताब्दी आते आते ये पश्चिमी खत्म हो गया, पूर्वी थोड़ा थोड़ा चलता रहा, हल्का हल्का चलता रहा, उसके बाद ये सब नष्ट हो गया। तो हमें लगता है कि इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ये पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।